दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 नवंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के मधुबनी में पत्रकार अविनाश झा की हत्या के बाद एक और पत्रकार को गोली मार दी गई है। जी हां, अररिया के फारबिसगंज में रानीगंज थाना क्षेत्र के विद्वांस बाजार में सरेआम एक दैनिक अखबार के पत्रकार को गोली मार दी गई है। जी हां, घटना के बाद स्थानीय लोगों ने गोली मारने वाले आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर वहीं पर धुनाई कर दी और फिर घायल पत्रकार को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों ने गोली मारने वाले आरोपी की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। उधर विपक्ष ने घटना को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि मधुबनी में पत्रकार अविनाश झा की हत्या के बाद कल फिर अररिया में एक और पत्रकार को गोली मारी गई। जब कोई इसे जंगल राज कहेगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस पर जुर्माना लगा देंगे, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि विज्ञापन बंद कर देंगे, दूसरे तरीके से मैनेज कर लेंगे, लेकिन गुंडागर्दी जारी रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार बिहार के लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू करने जा रही है। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां चल रही है। जहां खबर के अनुसार बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग बिहार की लड़कियों को केक और पेस्ट्री बनाने वाली कंपनी में 6 महीने की ट्रेनिंग दिलाएगी। यह ट्रेनिंग इंटर्नशिप की तरह होगा। इसके लिए लड़कियों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग द्वारा लड़कियों को ट्रेनिंग के साथ साथ हर महीने 12,000 रुपये दिलाने का भी बंदोबस्त किया गया है। इससे लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और वे भी आत्मनिर्भर बन सकेगी। दोस्तों बात करते हैं कि सीमांचल, मिथिलांचल, पटना, गया, गोपालगंज, नालंदा समेत बिहार के सभी जिलों में अब ठंड अपना असर दिखाएगी, क्योंकि 4 से 5 दिन बाद पटना सहित इन जिलों के तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट होगी। इससे ठंड का प्रकोप बढ़ने लगेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो सोमवार से अगले 5 दिनों तक वातावरण शुष्क रहेगा और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट होगी। इससे बिहार के सभी जिलों में ठंड बढ़ेगा और लोगों को कपकपी का भी सामना करना पड़ेगा। इसीलिए लोग ठंड की तैयारी अभी सही कर लें। आपको बता दूं कि आजकल शाम से लेकर रात भर तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है, जिससे लोगों को खुले में ठंड का एहसास हो रहा है। बहुत जल्द सुबह शाम के तापमान में 3 डिग्री का भी और गिरावट आने की उम्मीद नजर आ रही है, जिससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि इंसान की पहचान रूप से नहीं गुण से होती है। शकल सूरत तो ऊपर वाले की देन है। ये बात कहने और सुनने में भले ही बेहतर लगती हो, लेकिन व्यवहार में शायद ही ऐसा होता है। शादी विवाह के मसले में तो कतई नहीं। जहां पूर्वी चंपारण के हरसिद्ध में एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जहां युवती ने बारातियों के बीच जयमाला के स्टेज से एक युवक के गले में माला डालने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह गोरा नहीं था, काला था। इस घटना के बाद तो वहां सन्नाटा पसर गया और बारात में आए लोग बिना खाए ही वापस चले गए। लड़की के परिजनों ने पूरी रात उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग रही। अब इस घटना की तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जहां लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि झारखंड या फिर देश के अन्य राज्यों का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वाले सतर्क हो जाएं। जब दूसरे राज्यों का नंबर लेकर लोग बिहार में अब गाड़ी नहीं चला सकेंगे। बिहार में गाड़ी चलाने के लिए ये जरूरी है कि बिहार का अस्थायी नंबर हो। ऐसा नहीं करने वालों पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। जहां परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि झारखंड या फिर देश के अन्य राज्यों से निबंधित वाहनों का बिहार में अवैध रूप से अस्थायी तौर पर परिचालन करने वाले वाहन मालिकों पर, यानी कि गाड़ी मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। सभी DTO, MVI और ESI को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जब दूसरे राज्यों का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वाले 21 गाड़ी मालिकों पर कार्रवाई भी की गई है, जबकि मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत 487 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। इसमें सीट बेल्ट, हेलमेट, फिटनेस, इंश्योरेंस आदि की भी जांच की गई है। जुर्माने के साथ अलग अलग धाराओं के तहत 54 गाड़ी को जब्त भी किया गया है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में अपराधी लगातार कैश वैन और एटीएम को निशाना बना रहे हैं। पटना के बाद मोतिहारी में भी अपराधियों ने पूरी एटीएम मशीन को उखाड़ लिया है। जहां इस वारदात के बाद इलाके में हरकत मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने एसबीआई के कोटवा शाखा की एटीएम को निशाना बनाया है। जहां वारदात की सूचना मिलने पर कोटवा थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। यहाँ के गार्ड एवं आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ ही यह अपराधियों की शिनाख्त के लिए अगल बगल के सीसीटीवी को भी खंगाल रही है। घटना कोटवा थाना क्षेत्र के बाजार के पास की बताई जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है उसकी हदें अब पार हो रही है। जहां बिहार पुलिस अपनी हदें अब पार कर रही है। तलाशी के नाम पर वे सब हो रहा है जो एक सभ्य समाज में शर्मिंदगी का सबब बन सकती है। जब पुलिस बेडरूम से लेकर बाथरूम तक सभी जगहों पर बड़ी बेशर्मी से घुस जा रही है। यह लोगों की निजता का हनन करते हुए तलाशी की जा रही है। महिलाओं के कमरे और सामानों को सर्च किया जा रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये जो हो रहा है महिला पुलिस की बगैर हो रहा है। पटना के रामकृष्ण नगर में एक शादी समारोह का वीडियो सामने आया है जिसमें पटना पुलिस की जवान शादी समारोह में आए लोगों के कमरों की तलाशी कर रहे हैं। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। इस दौरान उनके साथ महिला पुलिसकर्मी भी नहीं थी। बार बार तलाशी कर रहे पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि ऊपर से बहुत प्रेशर है, ऊपर से बहुत प्रेशर है। लड़के वाले शराब लाते हैं, बाराती शराब पीते हैं, लेकिन हम क्या करें तो करें क्या, ऊपर से ऑर्डर है सर्च करने का, इसीलिए हम सर्च कर रहे हैं। आपको बता दूं कि यह सब तमाशा हो रहा है शराब के नाम पर, नकेल कसने के नाम पर, और पुलिस अपनी लक्ष्मण रेखा को पार कर रही है। पुलिस को ताकत देने का मतलब यह नहीं है कि पुलिस कहीं भी किसी भी स्थिति में चली जाए। पुलिस उन कमरों में तलाशी ले रही है जहां दुल्हा और दुल्हन तैयार हो रहे हैं। उन कमरों में भी तलाशी ली जा रही है जहां महिलाएं तैयार हो रही है शादी समारोह के लिए। यह सब तमाशा उस आदेश के बाद हो रहा है जिसमें कहा गया है कि पुलिस अब गली मोहल्ले से लेकर होटल तक में कभी भी कहीं भी घुसकर शराब तलाश सकती है। क्या नीतीश कुमार की पुलिस इस तरह की सजगता उन अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और शराब माफियाओं के लिए कर रही है? जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। यह शराबबंदी के नाम पर पुलिस आम लोगों को कैसे टॉर्चर कर रही है, यह घटना उसकी एक बानगी है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। लिहाजा बाराबांकी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर भाजपा सरकार एनपीआर और एनआरसी कानून बनाएगी तो हम यहीं पर शाहीन बाग बना देंगे। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कृषि कानून रद्द किए जाने की तरह ही सीएए को भी वापस लेने की मांग कर डाली है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा है कि हाय नरेंद्र मोदी जी, क्या एक्टिंग करते हो आप। मोदी गलती से राजनीति में आ गए और बॉलीवुड एक्टर्स बच गए। अगर वह बॉलीवुड में होते तो बेस्ट एक्टर होते और बेस्ट एक्टर के सारे पुरस्कार उन्हें ही मिलते। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने कृषि कानून को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से आए और उन्होंने कहा है कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। ओवैसी ने कहा है कि तपस्या तो उन किसानों की थी जिन्होंने 1 साल तक संघर्ष किया, किसी भी सूरत में उन्होंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। दोस्तों बात करते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जारी चर्चाओं के बीच इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए इस निंदा पर कानून बनाने की मांग की है। जी हां, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारियों और सदस्यों का कहना है कि मुस्लिम समाज इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। वहीं बोर्ड ने जबरन धर्मांतरण और गैर मजहबी शादियों के प्रति विरोध जताया है। जब बोर्ड ने कहा है कि केंद्र को इस निंदा पर कानून बनाना चाहिए। बोर्ड के मीडिया पदाधिकारी कासिम रसूल इलियास ने अधिवेशन के बाद प्रेस वार्ता में बताया है कि संविधान में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने धर्म में आस्था रखें और दूसरे को इसके संबंध में बताएं। बहुधार्मिक समाज में समान नागरिक संहिता सही नहीं है और ये संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, हनन है। बोर्ड ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि मुस्लिमों पर समान नागरिक संहिता लागू न की जाए। उन्होंने कहा है कि यह मुसलमानों के मजहबी अधिकारों और फिर शरीयत कानून में दखल होगा। उन्होंने कहा है कि बोर्ड जबरन धर्मांतरण कराने वालों का विरोध करता है। इसके साथ ही बोर्ड ने कहा है कि इस्लाम के पैगंबर पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया है कि हाल ही में पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणियां की गई थी, मगर इससे भी अधिक अफसोस की बात यह है कि सरकार ने ऐसा करने वालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में सेब की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जब मुजफ्फरपुर में पहली बार सेब की खेती के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर के अलावा भागलपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, वैशाली, कटिहार, समस्तीपुर जिले का भी इस योजना के लिए चयनित किया गया है। जब 7 जिलों के 10 हेक्टेयर में सेब की खेती होगी। जब खेती करने वाले किसानों को उद्यान विभाग की ओर से 50% अनुदान मिलेगा। विशेष उद्यान फसल योजना साल 2021-22 के तहत सेब की खेती के लिए सभी जिले में भौतिक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। भागलपुर, बेगूसराय, वैशाली को 2-2 हेक्टेयर का लक्ष्य दिया गया है, जबकि मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, कटिहार, समस्तीपुर को 1-1 हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि फेक न्यूज़ आम लोगों के लिए कितनी खतरनाक है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई जगहों पर छोटी मारपीट से लेकर चुनावी हिंसा तक हुई है, जहां अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी है। सूचना और प्रौद्योगिकी को लेकर संसदीय पैनल ने पारंपरिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कई सुधारों की सिफारिश की है। इसके फलस्वरूप संसद के शीतकालीन सत्र में सूचना एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट पेश हो सकती है। जब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो IT पैनल ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्र विरोधी रवैयों को परिभाषित करने से लेकर टेलीविजन रेटिंग बिंदुओं का मूल्यांकन करने और फिर नकली समाचारों से निपटने के लिए समर्पित कानून पेश करने के लिए एक बेहतर प्रणाली को शामिल किया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पैनल ने अपनी रिपोर्ट में पेड न्यूज, फेक न्यूज, TRP के साथ साथ छेड़छाड़, मीडिया ट्रायल्स, पक्षपात रिपोर्टिंग जैसे मामलों का जिक्र किया है। फेक न्यूज के मामलों के जानकार ने बताया है कि फेक न्यूज ने मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है, सवालिया निशान लगा दिया गया है। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और अगर स्वस्थ लोकतंत्र को सही से चलाना है तो यह केवल मीडिया की तरफ से सही जानकारी के प्रसार से ही संभव है। जहां खबरों के अनुसार मीडिया सेक्टर के लिए बन रहे कानून में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कवर किया जाएगा। कहा जा रहा है कि प्रस्तावित कानून प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, सिनेमा और नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर भी लागू किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि दहेज लोभियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं। इसके बावजूद भी दहेज दानव अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला बिहार के सारण जिले का है, जहां दहेज लोभी दूल्हे ने दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर बारात लाने से इनकार कर दिया। आपको बता दूं कि इसके बाद नाराज दुल्हन शादी के मंडप की जगह दूल्हे और फिर वर पक्ष के खिलाफ थाने पहुंच गई। जब दुल्हन थाने पहुंच गई, आपको बता दूं कि यह मामला मशरक थाना क्षेत्र के हरपुर जान गाँव की है। दोस्तों मिली जानकारी के अनुसार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक चिराग पासवान का NDA में बीजेपी से मोह भंग होता दिख रहा है। चिराग पासवान जल्द ही NDA से बाहर जा सकते हैं। खुद को कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान अब RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सारथी बन सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो चिराग का बड़ा राजनीतिक U-टर्न होगा। सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान को बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले जा रहे चुनाव में करीब आधा दर्जन सीटों का RJD ने ऑफर दिया है। जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव बिहार में बीजेपी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर करने की रणनीति बना रहे हैं, जिसके तहत वे चिराग पासवान को अपने पाले में कराना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी RJD से गठबंधन करके विधान परिषद का चुनाव लड़े, यानी कि MLC का चुनाव लड़े। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में RJD और LJP रामविलास के प्रदेश स्तरीय नेता संपर्क में हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान के बाद दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें किसानों ने कई बड़े फैसले लिए। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन अभी कई मांगे पूरी होनी बाकी है। वे अपनी मांगों के लिए PM मोदी को एक खुला खत लिखेंगे। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानून वापस लेने के बाद आज चर्चा हुई है, जो प्रोग्राम तय किए गए हैं वे होंगे। जब कोई बदलाव नहीं है। 29 नवंबर से सांसद तक मार्च का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला खत लिखेंगे, जिसमें MSP की कमेटी और फिर पराली वाले कानून पर बात होगी। लखीमपुर खीरी की घटना में आरोपी मंत्री को पद से हटाने के लिए भी लिखेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को लेकर जो समीक्षा बैठक की है, उसके बाद राजधानी पटना में शराब का सेवन करने वालों की
शामत आ गई है। जी हां, पटना पुलिस पिछले 3 दिनों से लगातार शराब के खिलाफ महाअभियान चला रखी है। कल भी पटना पुलिस ने राजधानी पटना के अलग अलग थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शराब की पार्टी मनाने वाले और फिर सेवन करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। देर रात तक चली छापेमारी में रेलवे गार्ड, होटल मैनेजर, जिम ट्रेनर, पेंटिंग ठेकेदार, वेटर, डिलीवरी बॉय, 2 होटल कर्मी समेत कुल 55 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। इस दौरान 80 से अधिक होटलों, गेस्ट हाउसों, लॉज और 12 से अधिक स्लम बस्तियों में भी छापेमारी करके 300 लीटर अंग्रेजी शराब, देसी शराब और कैन बियर जब्त किए हैं। जबकि देहात क्षेत्र के दर्जनों गांवों में शराब की दहक रही सैकड़ों भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। छापेमारी की कार्रवाई देर रात तक जारी थी। यह छापेमारी के तीसरे दिन पटना पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में 80 से अधिक होटलों, गेस्ट हाउसों के साथ ही लॉजों में भी छापेमारी की है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के नवादा जिले का एक खिलाड़ी इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दूं कि जल्द ही नवादा से बिहार को ईशान किशन के जैसे ही एक धुआंधार क्रिकेटर मिलने की उम्मीद जग गई है। जानकारी के अनुसार नवादा के होंडा क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी दीपक कुमार का चयन बिहार अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए हुआ है। दीपक को अंडर 19 टीम में शामिल उनके शानदार खेल की बदौलत किया है। जहां आपको बता दूं कि दीपक ने श्यामल सिन्हा अंडर 16 टूर्नामेंट में नवादा को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की नज़र दीपक पर पड़ी और उन्होंने दीपक को अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल किया है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में दीपक नवादा के सीनियर टीम के भी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं। अभी खिलाड़ियों में आयोजित T20 इंटर डिस्ट्रिक्ट मुकाबले में दीपक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नवादा टीम को जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अभी खगड़िया में आयोजित T20 इंटर डिस्ट्रिक्ट मुकाबले में दीपक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नवादा टीम को जिताने में महत्वपूर्ण योगदान किया था। दोस्तों, बात करते हैं कि देश और दुनिया ने कोरोना का पहली और दूसरी लहर में खूब तबाही का मंजर देखा है। हालांकि अब मामलों में कमी के साथ थोड़ी राहत मिली है। हालात में सुधार को देखते हुए स्कूल और दफ्तर भी खोले जाने लगे हैं, लेकिन तेलंगाना से आई हालिया खबर डराने वाली है। दरअसल रविवार को तेलंगाना के खम्मम जिले में सरकारी रेजिडेंशियल स्कूल की 28 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से सामूहिक कोविड-19 संक्रमण सामने आया है। संक्रमण फैलने की जानकारी मिलने पर छात्राओं के माता पिता विद्यालय पहुंचे और प्रशासन से उनकी बच्चियों को घर भेजने की भी अपील की। जहां स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षकों सहित सभी स्कूली छात्रों और कर्मचारियों के सामूहिक कोविड टेस्ट करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि दुबई के अबू धाबी चार्टर्ड अकाउंटेंट कार्यक्रम से सुधीर चौधरी का नाम स्पीकर से हटा दिया है। यूएई की राजकुमारी ने उन्हें असहिष्णु दहशतगर्द बताया है। समाचार चैनल जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजकुमारी हैंड बिन फैसल अल कासिम द्वारा शामिल किए जाने पर निराश व्यक्त करने के और फिर उन्हें असहिष्णु दहशतगर्द कहने के बाद अबू धाबी चार्टर्ड अकाउंटेंट कार्यक्रम से स्पीकर के रूप से में हटा दिया गया है। बाद में कासिम ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अबू धाबी चैप्टर के सदस्यों का ट्विटर पर एक पत्र शेयर किया और एक ट्वीट में कहा है कि सुधीर चौधरी अबू धाबी चार्टर्ड अकाउंटेंट में वक्ताओं के पैनल से बाहर हो गए हैं। पत्र में कहा गया है कि सुधीर चौधरी फर्जी खबरें फैलाते हैं, इस्लामोफोबिया और सांप्रदायिक नफरत, फर्जी क्लिप आदि बनाने और फिर फैलाने का आरोप लगाया है। कासिम ने आगे लिखा है कि जब कोई अपराध किसी समाज पर जहर उगलता है तो वह हिंसा को आमंत्रण देता है, जिससे घर, व्यवसाय और मस्जिदों को जला दिया जाता है। मुस्लिमों के खिलाफ बड़े पैमाने पर नरसंहार के साथ अन्य अल्पसंख्यकों, दलितों, सिखों के साथ भी दुर्व्यवहार शुरू हो गई है। जब पुलिस बैठकर देखती है, मैं यूएई में इस तरह की नफरत का स्वागत नहीं करूंगी। जी हां, आपको बता दूं कि पिछले साल जब सुधीर चौधरी जी न्यूज पर अपने डीएनए कार्यक्रम में जिहाद के प्रकरण को गलत तरीके से पेश किया था, तब भी उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी। दोस्तों, बात करते हैं कि राकेश टिकैत ने ओबीसी और भाजपा के बीच चाचा भतीजे का संबंध बताया है। ओबीसी ने मोदी सरकार से सीएए एनआरसी को खत्म करने की मांग की है। ओबीसी ने ये मांग 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद कुछ ही दिनों बाद की है। जब केंद्र सरकार से सीएए और एनआरसी को रद्द करने की एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओबीसी की मांग पर जोरदार पलटवार करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने ओबीसी और भाजपा के बीच चाचा भतीजा का संबंध बताया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए और एनआरसी वाले ओबीसी के बयान पर राकेश टिकैत ने कहा है कि ओबीसी और भाजपा के बीच चाचा भतीजे का संबंध है। उन्हें इस बारे में टीवी पर बात नहीं करनी चाहिए, वो ये बात सीधे कह सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और महंगाई को लेकर मेरठ में आयोजित हुए द लल्लन टॉप अड्डा में बातचीत हुई। यहां भाजपा नेता और कांग्रेस नेता के साथ साथ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और रालोद के नेता भी मौजूद रहे। भाजपा नेता जीडीपी पर कुछ बोल पाते उससे पहले ही रालोद नेता ने उन्हें चैलेंज करते हुए उनसे जीडीपी की फुल फॉर्म पूछ डाली, जिस पर उन्होंने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बाद में वे चुपके से अपना मोबाइल फोन निकालकर गूगल पर सर्च भी करने लगे। दी लल्लन टॉप अड्डा का इससे जुड़ा वीडियो भी लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। जब वीडियो में नजर आ रहा है कि पत्रकार सौरभ द्विवेदी भाजपा नेता से जीडीपी पर सवाल किया। इस बीच रालोद नेता ने भाजपा नेता से जीडीपी की फुल फॉर्म पूछते हुए कहा कि जीडीपी पर बात तो बाद में करेंगे, पहले उनसे जीडीपी की फुल फॉर्म पूछिए। मैं चैलेंज करता हूं कि वे नहीं बता पाएंगे। इसके जवाब में भाजपा नेता ने कहा कि ऐसा क्या, आप किसी न्यूज चैनल के एंकर बन जाओ, आप तीनों कृषि कानून के बारे में बता दो। चर्चा के बीच ही भाजपा नेता ने चुपके से मोबाइल फोन निकाल करके गूगल पर सर्च करने लगा और चेक करने लगा कि जीडीपी का फुल फॉर्म होता क्या है। दोस्तों बात करते हैं कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बात बात पर धर्म और भगवान का नाम लेने वालों को लेकर बड़ी बात कही है। मोहन भागवत ने कहा है कि हम भगवान जय श्री राम का जोर से नारा लगाते हैं, लेकिन उनके जैसा हमें बनना भी चाहिए। सच तो यह है कि हमें भगवान राम के दिखाए रास्ते पर चलने की भी जरूरत है। अपने संबोधन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हम बहुत जोर से जय श्री राम का नारा लगाते हैं और लगाना भी चाहिए, लेकिन हमें उनके जैसा बनना भी तो चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि 3 कृषि कानून के वापस होने के ऐलान के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपने अलीगढ़ के कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उतारकर वीर सावरकर की तस्वीर लगा दी है। हिंदू महासभा के अधिकारियों का कहना है कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। ऐसे नेता की तस्वीर हम अपने कार्यालय में नहीं लगाएंगे जो अपने ही बातों से पलट जाए। आज कृषि कानून पर पलट गए हैं तो कल 370 और फिर सीए और एनआरसी जैसे कानून वापस भी ले सकते हैं। आपको बता दूं कि बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया, जिसका एक तरफ समर्थन होता दिख रहा है तो फिर कुछ लोगों ने इस फैसले से नाराजगी जताई है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित अखिल भारत हिंदू महासभा कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो गायब हो गया है। कानून वापसी से महासभा सहमत नहीं है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि जो हुआ वो काफी गलत है। हिंदूवादी छवि ही बीजेपी की ताकत है। हिंदू संगठन इस तरह के तेवर दिखाएंगे तो फिर छवि को धक्का लगेगा। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे ने बताया है कि प्रधानमंत्री की तस्वीर हमने उस दिन लगाई थी जब उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित की थी, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, इससे लगता है कि सरकार ने अलगाववादियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। अब तक सरकार जिन किसानों को अलगाववादी खालिस्तानी गुंडे बता रही थी, उनके सामने घुटने टेक कर दबाव में यह कानून वापस लिया है। उनका कहना था कि ऐसे तो सरकार कल को सीए और एनआरसी और कश्मीर से धारा 370 को भी वापस ले लेगी। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय वायुसेना के पायलट ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को 27 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए एक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया है। इसके साथ ही मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को भी जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के लिए शौर्य चक्र दिया गया है, यानी कि मरणोपरांत दिया गया है, जिसे उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल और फिर मां सरोज ढोंडियाल ने प्राप्त किया है। दोस्तों इस वक्त एक खबर आ रही है कि आपको बता दूं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों ने एक बार फिर से मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2021 से पहले कार्य बहिष्कार पर जोर देने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद नीतीश कुमार सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी गई है। आपको बता दूं कि लंबे समय से शिक्षकों की वेतन बढ़ाने की मांग पर सरकार ने कुछ दिनों पहले ही 15% वेतन वृद्धि का आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन अब तक शिक्षकों को ना तो बढ़े हुए वेतन की राशि मिली है और न ही एरियर का भुगतान हुआ है। इस मामले को लेकर कल सभी जिलाध्यक्षों के साथ बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने बैठक की। जानकारी के अनुसार इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल ने फैसला लिया है कि जनवरी तक अगर शिक्षकों को एरियर और वेतन वृद्धि की राशि नहीं मिलेगी तो राज्य भर के 3.5 लाख प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक 1 फरवरी से आयोजित इंटर और 17 फरवरी से आयोजित मैट्रिक परीक्षा के दौरान कार्य बहिष्कार करेंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के औरंगाबाद में कार्तिक मेले में बिहार पुलिस की एक दारोगा की असामाजिक तत्वों ने पिटाई कर दी। यह दारोगा की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कई लोग उनकी पिटाई कर रहे हैं। हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। यह दारोगा की पहचान प्रभु कुमार के रूप में हुई है। वे अभी जमहोर थाना में तैनात है। यह घटना के बाद 14 नामजद समेत 34 लोगों को आरोपी बनाया है। दोस्तों बात करते हैं कि रेलवे ने हाल के दिनों में ऐलान किया है कि अब ट्रेनों का संचालन कोविड से पहले वाले नंबर और नियमों के मुताबिक होगा। इससे स्पेशल ट्रेन के नाम पर लगने वाले अस्तित्व किराए से यात्रियों की जान बचेगी। इसका फायदा काफी हद तक रेल यात्रियों को मिलने भी लगा है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में चलने वाली पूर्व मध्य रेल के अधिकार क्षेत्र की 148 मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों को अब सामान्य नंबर से के साथ चलाया जाने लगा है। हालांकि अभी इस क्षेत्र की ढेरों ट्रेनों से स्पेशल का टैग नहीं हटा है। इन ट्रेनों में आपको अधिक किराया देना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के छपरा जिले में रविवार देर रात बनियापुर थाना इलाके में बारातियों से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। जब पुलिस के अनुसार बारातियों से भरी बोलेरो कार का पहिया सड़क पर मौजूद गड्ढे में चला गया था, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। जब गाड़ी बेकाबू होकर पानी से भरे एक गड्ढे में गिर गई, जिससे 4 लोगों की डूबने से जान चली गई। हालांकि गाड़ी में मौजूद एक शख्स बचने में सफल रहा। दोस्तों अब बात करते हैं कि सीवान से 7 नवंबर से लापता 3 युवकों का अब तक कोई भी अता पता नहीं चला है। जब परिजन चिंता में सहमे हुए हैं, उनकी नींद, चैन सब कुछ छिन गई है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव रविवार देर रात लापता युवकों के परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घटना पर नाराजगी जताते हुए बिहार सरकार और बिहार पुलिस पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने बिहार पुलिस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे भ्रष्ट पुलिस बिहार पुलिस है। सरकार ने बिहार के 15 करोड़ लोगों को 4 माफियाओं के भरोसे छोड़ दिया है। शराब माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया और टेंडर माफिया इनकी बिहार में चलती है। संविधान और कानून का यहाँ कोई असर ही नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसे हैं उसके पास कानून है। आम आदमी के लिए न्याय बिल्कुल भी नहीं है। बिहार में नेताओं की गाड़ी में माफिया मिलेंगे या फिर माफियाओं की गाड़ी में नेता मिलेंगे। आपको बता दूं कि सीवान के 3 युवक 7 नवंबर को स्कॉर्पियो से घूमने निकले थे। 8 नवंबर को उनकी काले रंग की स्कॉर्पियो गोपालगंज जिला के मीरगंज थाना क्षेत्र के सबैया एयरपोर्ट के पास लावारिस हालात में बरामद की गई। जहां पर लोगों का अब तक कोई भी अता पता नहीं चला है। दोस्तों बात करते हैं कि शराबबंदी को लेकर बिहार में राजनीतिक उथल पुथल जारी है, जिसमें विपक्ष के नेता और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शराब के कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाया है। आरजेडी नेता ने संवाददाता सम्मेलन में यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा है कि ये काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास बैठने वाले के द्वारा ही किया जा रहा है। जहाँ इसमें कितने विधायक और कितने मंत्री हैं ये हम सभी जानते हैं कि वे कौन है। सरकार किससे जानकारी मांग रही है। उनकी ये टिप्पणी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू द्वारा किए गए उन दावों की प्रतिक्रिया में आई है, जिसमें कहा गया था कि अगर तेजस्वी यादव के पास बिहार में शराब बिक्री का कोई सबूत है तो उन्हें इसे सरकार को सौंपना चाहिए। तेजस्वी यादव नेता ने आगे कहा है कि बिहार में शराब पर प्रतिबंध एक चाल है। दोस्तों छड़, सीमेंट और रेत के दाम कम होने से मकान बनाने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। छड़ के दाम में प्रति क्विंटल 800 से 900 और सीमेंट प्रति बोरी 50 से 60 रुपए तक कम हुए हैं। बढ़ती महंगाई के चलते कई जगह जगह मकान बनाने का काम बंद हो गया था, जहां ऐसे लोगों ने अब फिर से काम करना शुरू कर दिया है। वहीं छड़, सीमेंट समेत अन्य मटेरियल सामग्रियों के बाजार में पहले की तरह अब रौनक लौट आई है। जब दीपावली त्योहार से पहले छड़ और सीमेंट के दाम आसमान छूने लगे थे। सीमेंट का भाव प्रति बोरी 350 रुपये और छड़ का दाम प्रति क्विंटल 6500 रुपये तक चला गया था। जहां वही अन्य सामग्रियों के दाम भी बढ़े हुए थे। ऐसे में मकान बनाने वाले ज्यादातर लोगों का बजट बिगड़ गया था। बढ़ती महंगाई के चलते कई लोगों ने काम रोक दिया था। लोग बिल्डिंग मटेरियल के दाम कम होने का इंतजार कर रहे थे। करीब 20 से 25 दिन बाद छड़ और सीमेंट के दाम में कमी आई है। दोस्तों बात करते हैं कि विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी की केंद्रीय उपाध्यक्ष और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने दावा किया है कि दिसंबर 2023 तक अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। जहां उन्होंने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की बुनियाद तैयार कर ली गई है और उसके ऊपर ही राम मंदिर का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस मंदिर का निर्माण दिसंबर 2023 तक निश्चित तौर पर पूरा भी हो जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को फर्जी कस्टमर केयर नंबरों से सतर्क रहने के लिए अलर्ट जारी करते हुए एडवाइजरी जारी की है। जब बैंक ने कहा है कि धोखाधड़ी करने वाले कस्टमर केयर नंबरों से सावधान रहें। सही कस्टमर केयर नंबर जानने के लिए बैंक ने एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी है। यहाँ आधिकारिक वेबसाइट में जो कस्टमर केयर नंबर मुहैया कराया गया है उसी का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही बैंक ने अकाउंट होल्डर्स को अपनी पर्सनल जानकारी नहीं शेयर करने के लिए कहा गया है। जी हाँ, एसबीआई ने फर्जी कस्टमर केयर नंबरों से सावधान रहने की सलाह दी है। एसबीआई ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों से बचने के लिए एक वीडियो जारी किया है जिसमें धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए गए हैं। एसबीआई के मुताबिक ग्राहकों को उन कस्टमर केयर नंबरों से बात नहीं करनी चाहिए जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जहाँ एसबीआई ने कहा है कि ग्राहकों को कस्टमर केयर नंबरों के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। आपको बता दो कि इससे पहले भी एसबीआई ने अपने ग्राहकों को फर्जी कस्टमर केयर नंबर और फर्जी कॉल के बारे में अलर्ट जारी किया था। दोस्तों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की दर में बेतहाशा वृद्धि हुई है। साल 2019 की तुलना में साल 2020 में इसमें 400% की वृद्धि दर्ज की गई है। जाहिर सी बात है कि रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है और गंभीर भी है। जहां अब बच्चों के खिलाफ हो रहे साइबर क्राइम पर न सिर्फ गंभीर होने की ज़रूरत है बल्कि इस पर अंकुश के लिए ठोस कार्रवाई की भी आवश्यकता है। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है लोगों की निर्भरता इंटरनेट पर अधिक बढ़ रही है। जहां आज के समय में लोगों के फोन में ही सारी दुनिया समा गई है। जहां एक समय था जब बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट से दूर रहने के लिए डांट पड़ती थी, लेकिन साल 2020 में कोरोना के दौर में मोबाइल और इंटरनेट ही बच्चों की पढ़ाई के लिए सबसे बड़े माध्यम बने, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो गई थी। जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन एजुकेशन होने की वजह से बच्चों का समय इंटरनेट पर ज्यादा गुजर रहा है। जिस दौर में पूरी दुनिया कोरोना के खौफ में थी, ठीक उसी समय कुछ लोग वैसे भी थे जो मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाने से नहीं चुके। तभी तो बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के जितने मामले साल 2019 में दर्ज किए गए थे उसमें महज एक साल के भीतर 2020 में 400% की वृद्धि हो गई। आंकड़ों के अनुसार ऑनलाइन मामले को लेकर दर्ज 842 मामलों में 738 मामले सिर्फ बच्चों के से जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि आंकड़े बेहद गंभीर है और समय अब चेतने का है। दोस्तों अब बात करते हैं कि पटना में एक शादी विवाह में दुल्हन और महिलाओं के कमरे में पुलिसकर्मियों का घुसकर तलाशी लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। जब पुलिस की इस करतूत से आम लोगों में आक्रोश भड़का है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे सही करार दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सही काम तो कर रही है पुलिस, इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो रही है। नीतीश ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि शादी विवाह के कार्यक्रम में लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है। अगर पुलिस को सूचना मिल रही है तो वह जारी है, इसके लिए किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छा काम है। अगर कहीं के बारे में भी पता चला होगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। दोस्तों बिहार में बाढ़ से खराब करीब 4045 ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की जांच और इसके बाद सड़कों का चयन करके नए सिरे से निर्माण के लिए 25 नवंबर तक डीपीआर बनाने का संबंधित इंजीनियरों को निर्देश दिया गया है। करीब 1000 ग्रामीण सड़कों का डीपीआर बन चुका है। चयनित सड़कों के निर्माण के लिए डीपीआर बनने के बाद निर्माण कार्य दिसंबर 2021 से शुरू होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग ने इस साल बाढ़ से क्षतिग्रस्त सभी सड़कों के मरम्मत की जाँच रिपोर्ट 25 नवम्बर तक अपने सभी अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालक अभियंताओं से मांगी है, यानी कि इंजीनियरों से मांगी है। साथ ही विभाग ने कहा है कि उन सड़कों को अस्थायी रूप से ठीक करने के लिए 25 नवंबर तक डीपीआर भी तैयार कर ले। इन सभी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।